अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां जाना दुनिया में रहने वाले लगभग हर उस इंसान की चाहत होती है जिसे अंतरिक्ष और एरोनॉटिक्स में दिलचस्पी होगी। दुनिया में रहकर अपने अंतरिक्ष के बारे में जानना और उसे देखने की तमन्ना लगभग सभी लोग करते हैं, पर वहां पर जाना हम सब के लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष के सफर और उनके द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए समय के बारे में जानकर हम काफी हद तक अपनी उत्सुकता को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना और वहां जाकर साइंटिफिक एक्टिविटीज करना और वहां से लौट कर आना, ये सब किस तरह संभव होता है, ये हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि अंतरिक्ष में सफर करना या एस्ट्रोनॉट का किसी भी स्पेस मिशन पर जाना कितने खतरे की बात होती है और वो लोग किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर शोध और रिसर्च के लिए अंतरिक्ष पर जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है जो एस्ट्रोनॉट की जरूरतों से भरा होता है। लेकिन दोस्तों, ये केवल हमारी पृथ्वी का सफर नहीं है जो सिर्फ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पूरा कर लिया जाए। ये लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष का सफर है जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ एक हैवी पावर रॉकेट की जरूरत पड़ती है। इस रॉकेट की सहायता से हमारा स्पेसक्राफ्ट धरती को छोड़कर अपने ऑब्जेक्ट की तरफ तेज गति से जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास अपना स्पेसक्राफ्ट मौजूद है जो कि उड़ने में भी सक्षम होता है, तो फिर भला हमें रॉकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें रॉकेट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इसका हमारे स्पेस मिशन में क्या रोल होता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट किसी भी मिशन लॉन्चिंग में दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें हम सबसे पहले रॉकेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। रॉकेट न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के तीसरे नियम पर काम करता है, जो पृथ्वी से लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपना एक बल लगाकर ऊपर आकाश की ओर तेज गति से जाता है। अब न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में बात करें तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि हम किसी बॉल को जमीन पर एक फोर्स के साथ फेंकते हैं तो वह बॉल दोबारा से उछलकर उतनी ही ऊंचाई पर वापस आती है। यहाँ पर बॉल को जमीन पर फेंकना हमारा क्रिया बल है, जबकि जमीन द्वारा बॉल को उसी फोर्स के साथ लौटाना प्रतिक्रिया बल होता है। यहाँ पर हमारा रॉकेट भी न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के तीसरे सिद्धांत पर काम करता है और इसमें उसकी मदद करते हैं इस रॉकेट में लगे बड़े बड़े इंजन, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल के जलने से रॉकेट के अंदर बहुत ही उच्च दाब में कई गैस उत्पन्न होती हैं। ये गैस पीछे की ओर बहुत ही ज्यादा तेज वेग के साथ एक छोटे छेद से बाहर निकलती हैं, जो धरती पर एक तीव्र बल लगाती है। इसके फलस्वरूप रॉकेट तेज गति से प्रतिक्रिया करता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर जाते समय वो अपने साथ पेलोड ले जाता है। इस पेलोड में स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट या अंतरिक्ष में एक्टिविटी करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। किसी भी रॉकेट का पेलोड उसकी इंजन की दक्षता और फ्यूल कैपेसिटी पर निर्भर करता है। ये फ्यूल रॉकेट और एरोप्लेन्स में अलग अलग फॉर्म में यूज किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी साधारण एरोप्लेन के इंजन को हवा में उड़ने के लिए ऑक्सीजन अपने आसपास की वायु से प्राप्त हो जाती है, लेकिन रॉकेट को उड़ने के लिए पृथ्वी की सतह से बहुत दूर जाना होता है, जहाँ पर न तो कोई वातावरण होता है और न ही ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिस वजह से रॉकेट को उड़ान भरते समय अपने साथ फ्यूल के साथ साथ लिक्विड ऑक्सीडाइजर भी साथ ले जाना पड़ता है। इस ऑक्सीडाइजर के साथ हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में कितनी भी दूर और कितने भी कम दबाव के क्षेत्र में आसानी से उड़ सकता है। अब बात करते हैं रॉकेट में यूज होने वाले ईंधन या फ्यूल की। किसी भी रॉकेट में ईंधन के रूप में दो तरह का ईंधन यूज किया जाता है। पहला सॉलिड प्रोपेलेंट, दूसरा लिक्विड प्रोपेलेंट। लेकिन अधिकतर स्पेस रॉकेट में लिक्विड प्रोपेलेंट का ही यूज किया जाता है, जिसे रॉकेट ईंधन के साथ ही लगे फ्यूल टैंक में भरा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट के साथ दो बूस्टर रॉकेट भी जोड़े जाते हैं, जो हमारे मेन रॉकेट को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक बहुत ही तेज दबाव क्षेत्र होता है, जहाँ से हमारे मेन रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत होती है, जो उसे उसके साथ गए बूस्टर रॉकेट प्रदान करते हैं। इन रॉकेट में अधिकतर सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और इसे एक निश्चित मात्रा में ही फिल किया जाता है। ये सॉलिड फ्यूल धरती की ऑर्बिट में पहुंचकर समाप्त हो जाता है,
जिसके बाद ये बूस्टर रॉकेट खुद ही मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। अब आगे का सफर हमारा मेन रॉकेट और अंतरिक्ष यान मिलकर तय करते हैं। अब दोस्तों स्पेसक्राफ्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए मुख्य साधन होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट के खाने पीने, रहने सोने के अलावा स्पेस एक्टिविटीज से संबंधित सामग्री मौजूद होती है। इसमें आगे की ओर स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम मौजूद होता है। इसकी सहायता से एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में आगे तक ले जाते हैं और इसी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा वो पृथ्वी पर मौजूद अपने कंट्रोल रूम से कनेक्ट भी रह पाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने पर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। इसके बाद आगे का सफर स्पेसक्राफ्ट और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को अकेले ही तय करना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जब तक स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से जुड़ा हुआ होता है तब तक अर्थ पर मौजूद कंट्रोलिंग टीम इस स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन रॉकेट के अलग हो जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल अब एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में आ जाता है, जिसे वह अपनी कार्य कुशलता के बल पर अपने ऑब्जेक्ट तक ले जाते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट एक तरह से आम एरोप्लेन की तरह ही संचालित किया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें अंतरिक्ष के वातावरण के हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन और सेंसर भी लगे होते हैं, जिसका प्रयोग एस्ट्रोनॉट जरूरत के हिसाब से स्पेस एक्टिविटीज के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किसी स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें एक मेन रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है। साथ ही साथ हम उसमें बूस्टर रॉकेट भी इंक्लूड करते हैं। अब बारी आती है स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए सबसे जरूरी चीज की, जो है उसका लॉन्चिंग पैड, जिसे रॉकेट के पेलोड के हिसाब से तय किया जाता है। लॉन्चिंग पैड वह प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हमारा स्पेसक्राफ्ट रॉकेट के साथ सीधा ऊपर की दिशा में रखा जाता है, जहां से लॉन्च होने के बाद रॉकेट सही दिशा में ऊपर की ओर जाता है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट तो अंतरिक्ष में आगे की ओर बढ़ जाता है, पर बूस्टर रॉकेट और साथ ही मेन रॉकेट दोबारा से पृथ्वी पर आ गिरते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होता है, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आने के साथ अब ये रॉकेट भी रीयूज किए जाने लगे हैं। जी हाँ, रॉकेट बनाने वाली एक कंपनी स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क ने यह दावा किया है कि उनकी कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट रीयूजेबल है और पहले से ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। उनके इस रॉकेट से प्रभावित होकर हमारी भारत की स्पेस कंपनी इसरो द्वारा भी इस तरह के रीयूजेबल रॉकेट को बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एक और महत्वपूर्ण चीज जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत मायने रखती है, वह होती है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में आने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई इक्विपमेंट और मॉड्यूलर फैसिलिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर एस्ट्रोनॉट्स अपनी स्पेस रिसर्च और एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब बारी आती है एस्ट्रोनॉट के परफॉर्म करने के बाद धरती पर लौटने की, जहां धरती के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट के प्रवेश करने के साथ ही बेहद रिस्की लैंडिंग शुरू हो जाती है। यह अंतरिक्ष यात्रा का सबसे खतरनाक चरण होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की जान को बहुत खतरा होता है। दोस्तों, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान हादसे से शायद आप अवगत हों। ये विमान 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसने अपनी सारी स्पेस एक्टिविटीज पूरी करने के बाद 1 फरवरी 2003 को वापस अपनी धरती का रुख किया था और वह सकुशल लौट भी रहा था। तभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान ही कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में ब्लास्ट हो जाने की वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस वजह से उस मिशन में गए हुए 7 एस्ट्रोनॉट की एट ए टाइम मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये बता दें कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह सफलतापूर्वक कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उसका लौटना भी सफलतापूर्वक हो। एस्ट्रोनॉट्स द्वारा की गई छोटी सी गलती या फिर स्पेसक्राफ्ट में आई एक छोटी सी कमी किसी बड़े हादसे में भी बदल सकती है। दोस्तों, अब हम आपको एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी पर वापस आने की प्रक्रिया को समझाते हैं। अपनी एक्टिविटीज के बाद जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता है तो उसके पास वापस आने के लिए कोई भी रॉकेट नहीं होता है। स्पेसक्राफ्ट अकेले दम पर ही पृथ्वी की ओर लौटता है और लौटते समय उसकी स्पीड लगभग 17,500 मील प्रति घंटा होती है। इसी स्पीड से ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास उसकी कक्षा में घूमता रहता है और धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही स्पेसक्राफ्ट को तेज गर्म हवाओं, गैसों और अत्यधिक दबाव को झेलना पड़ता है। ये वही दबाव होता है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर जाते समय स्पेसक्राफ्ट को
रॉकेट और बूस्टर रॉकेट की मदद लेने के लिए मजबूर करता है। ये दबाव इतना खतरनाक होता है कि अगर स्पेसक्राफ्ट में किसी वजह से ये दबाव या गर्म गैसें अंदर की ओर आने लगी तो ये स्पेसक्राफ्ट उसी वक्त गर्म गैसों से भरकर ब्लास्ट हो जाता है और इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट के शरीर का तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। इतने तेज प्रेशर को झेलने के लिए ही इस स्पेसक्राफ्ट को थर्मल इंसुलेशन कोट से तैयार किया जाता है। साथ ही साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सफेद और ऑरेंज कलर के स्पेशल स्पेस सूट पहनाए जाते हैं, जिन्हें खास तौर से स्पेस के एटमॉस्फेयर और वहां के दबाव को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और इन सूटों का कलर सिलेक्शन भी किसी खास वजह से किया जाता है। ऑरेंज कलर किसी हादसे के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को पहचानने के लिए तथा सफेद कलर का स्पेस सूट अंधेरे और काले स्पेस में एस्ट्रोनॉट द्वारा करी गई एक्टिविटीज को आसानी से कैप्चर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।